नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सीएए एनआरसी प्रदर्शनों से जुड़े हुए लोगों पर यूएपीए यानी आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज करने का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस कड़ी में जो नई खबर है वो ये है कि सफूरा जरगर जो सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट में शामिल रही, जो 2 महीने से यूएपीए के चार्ज के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनकी बेल अर्जी को खारिज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ने इसको खारिज किया पटियाला हाउस में, और उसमें खासकर जो दलील दी गई जज के ज़रिए वो कई लोगों को हैरान कर रही है। इस बेल ऑर्डर में खासकर जो कहा गया कि अगर आप आग से खेलते हैं तो हवा शोलों को किस तरफ ले जाएगी, इस पर आपका काबू नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये कहा गया कि दिल्ली दंगों में जो कॉन्स्पिरेसी या जो साजिश थी उसमें लिप्त होने के आरोप में जिस तरह से इनको जेल में डाला गया है, उससे जज ने जिस तरह से इस मामले को आगे रखा और इसी बुनियाद पर उनकी जो बेल प्ली थी, जो उनकी ज़मानत की अर्जी थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि इंसानी सतह पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सफूरा जरगर के जो लॉयर हैं उन्होंने ये कहा कि 21 हफ्ते की प्रेग्नेंट है सफूरा जरगर और महिला है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पॉलीसिस्ट्री ओवेरियन सिंड्रोम उनको, यानी ये एक मेडिकल सिचुएशन है कि समस्या है जिससे उनका बच्चा गिर सकता है या मिसकैरेज हो सकता है अंग्रेजी में कहें, और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई का भी की शिकायत है उनको, ये भी समस्या है। लेकिन ये ग्राउंड को भी ना देखते हुए जज ने अदालत ने ये उनकी बेल प्ली खारिज कर दी। यानी कि पूरे तौर पर एक तरह से एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि कैसे ये वो यंग लोग जो कि सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट में शामिल रहे, एक एक करके उनके ऊपर ये यूएपीए के मुकदमे के तहत उनको जेल में डालने की जो पूरी ये गतिविधि पिछले कई हफ्तों से लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में खासकर सफूरा जरगर को लेकर हमने देखा सोशल मीडिया पर भी लोगों में एक तरह से जो एक बेचैनी थी कि एक यंग वुमन जो कि प्रेग्नेंट है और उसको लेकर एक मानवीय सतह पर भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। क्या भारत का जो लोकतंत्र है, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी सेहत को लेकर चिंता जायज़ है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं सिद्धार्थ दवे जी जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इसके अलावा हर्ष मंदर जी मेरे साथ हैं, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, और सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट में भी पहली पंक्ति में वो खड़े रहे और इन प्रोटेस्ट को उन्होंने समर्थन दिया। तो मैं जो सवाल करूंगी इन दोनों मेहमानों से, उनमें ये जानने की कोशिश करूंगी कि क्या वाकई ये जो युवा वर्ग है जो अपने नागरिक अधिकारों के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के चरित्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतरा और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, क्या ये पूरी पीढ़ी को ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि इस तरह के प्रदर्शनों में हिस्सा लेना ठीक नहीं माना जाएगा, वरना आपको एक तरह से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये जो बेल ऑर्डर है जिसको लेकर हैरानी और परेशानी पूरी तरीके से जाहिर की जा रही है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये जो बेल ऑर्डर है, ये बेल ऑर्डर वैसे बहुत लीगली सस्टेनेबल ऑर्डर नहीं है, क्योंकि इसमें जो रिजेक्शन का ग्राउंड है वो बहुत ही जिसको कहते हैं मतलब अंग्रेजी में तो थिन कहेंगे उसको, बहुत ही नाजुक तरीके का ऑर्डर है। क्योंकि वो एंड में कहते हैं कि चाहे इनका कोई रोल भी ना हो डायरेक्टली, फिर भी अगर आप चिंगारियों के साथ खेलेंगे तो आग लगेगी तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इससे तो ये बेल ऑर्डर सस्टेन नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। अब ये अगर चैलेंज करें हाईकोर्ट में तो वो अलग बात है, मगर ये ऑर्डर बेल रिजेक्शन के लिए तो नहीं बनता है मेरे हिसाब से। सिर्फ सफूरा के मामले पर आज मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि सफूरा जरगर कश्मीरी बैकग्राउंड की एक लड़की, 26-27 साल की लड़की, जो कि उस पूरे प्रोटेस्ट मूवमेंट का हिस्सा रही जो नागरिक अधिकारों को लेकर एक आंदोलन भारत ने देखा। आप भी उसका एक हिस्सा रहे, आप भी कई जगह जाकर उन छात्रों को समर्थन भी आपने किया और उन लोगों में शुमार रहे कि जो पहली पंक्ति में खड़े रहे कि हाँ, ये कानून संविधान के विरोध में है, नागरिक अधिकारों के विरोध में है, भारत का जो धर्मनिरपेक्ष जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है हमारे राज्य का, हमारे राष्ट्र का, उसके खिलाफ है और इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। उन्हीं में से एक पुर्जे के तौर पर सफूरा जरगर भी रही। हालांकि ईमानदारी से ये भी कहना पड़ेगा कि शायद उसकी गिरफ्तारी से पहले बहुत लोगों को ये मालूम भी नहीं था कि वो युवती कौन है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 21 हफ्ते की गर्भवती ये लड़की,
कोविड के वक्त में जहां की पूरी दुनिया में महामारी का आलम है, जहां पर अदालतें ये कह रही हैं और हुआ है ऐसा कि कॉन्विक्ट्स तक को बेल दी जा रही है, पैरोल पे रिहा किया जा रहा है ताकि जेलों को डिकंजेस्ट किया जा सके। ऐसे वक्त में अदालत का, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अदालत की बात कर रही हूँ, अदालत का इस लड़की को, इस युवती को बेल डिनाई करने का क्या संदेश है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, संदेश बहुत सारे संदेश हैं इसमें। एक संदेश तो बहुत साफ है कि सरकार की जो विचारधारा है उसके खिलाफ जो खड़ा होगा या होंगी, उसके उसके प्रति मतलब रहम तो दूर, सामान्य न्याय की भी अपेक्षा अब करने की कोई जगह नहीं। ये बहुत क्लियर मैसेज है। ये क्लियर मैसेज है क्योंकि आखिर क्या मैं भी उसमें शामिल था, और ये जो नौजवान साथी क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हम मानते हैं कि हमारे देश का संविधान ने सबको बराबरी की हैसियत दी है, मज़हब के आधार पे नागरिकता के हक अलग अलग नहीं होने चाहिए, हम संविधान की रक्षा में खड़े हैं और हम लोकतांत्रिक तरीके से और अहिंसक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। और मैं मानता हूं कि वो जो 2 या 3 महीनों का जो अहिंसक लड़ाई लड़ी गई थी, वो आज़ाद हिंदुस्तान के शायद सबसे खूबसूरत वक्त था। बहुत एक अंधेरे के वक्त में अचानक रोशनी, और फिर से और ज़्यादा घना अंधेरा हो गया। लेकिन वो रोशनी को भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये नौजवान इस रोशनी को मतलब उन्हीं के जलाए हुए मशालों से ये रोशनी हुई। और ये मतलब मोहब्बत की बात कर रहे थे, बंधुता की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे। और उसको जिस तरह का अपराध सरकार ने बनाया, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। जिसने पूरा उनका साथ दिया, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अदालत जो सामान्य न्याय नहीं दे रही है, ये सामान्य वक्त में ही बहुत ही दुखद फैसला होता। लेकिन कोविड के वक्त में एक नौजवान गर्भवती महिला को आप उस जेल में भेजें जहाँ पे ओवरक्राउडिंग की संभावना है। महिलाओं के जेलों में महिलाओं के जो हिस्से हैं, मैं जेलों में कई बार गया हूँ, और भी बहुत ज़्यादा सघन और तंग, क्योंकि पुरुषों का फिर भी एक खुला वातावरण होता है, बाहर निकलते हैं। औरतें तंग जेल के अंदर जेल में फंसी हैं। ऐसी स्थिति में एक महिला को भेजना, क्योंकि उन्होंने संविधान की रक्षा में अपने हिसाब से, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनका एक ही मकसद था कि वो एक बराबरी के आधार पे, संविधान के मूल्यों के आधार पे एक देश चाहती थी। उसके लिए वो लड़ी। किसी ने हिंसा नहीं की, हिंसा की बात नहीं की, मोहब्बत की बात की। उन्हें जेल भेजा जा रहा है ऐसे वक्त में जहाँ उनके जो होने वाले बच्चे को कोविड से इन्फेक्शन का खतरा है। सिद्धार्थ विजय, क्या हमारे सामने नजीर है इस बात को लेकर कि जिस तरह से बार बार ये ग्राउंड बनाने की कोशिश होती है कि इंसानियत के स्तर पर, एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर पूरा बेल मिली, वो अब 21 हफ्ते की प्रेग्नेंट होती है, लगभग 5 महीने और 2 महीने गुजार चुकी हैं, और ऐसा कोई अपराध क्या आप उनका प्रेग्नेंट होना, उनका महिला होना और कोविड-19 के दौर में जेल में रहना, ये एक बड़ा ग्राउंड, आपको समस्या है सफूरा जरगर को यूएपीए के तहत क्यों चार्ज किया गया? ये मैं ही नहीं मानता हूँ, ये कानून भी इस बात को मानता है कि औरतों और बच्चों के लिए जो बेल की कंडीशंस हैं, किस तहत औरतों और बच्चों को अप्लाई करती हैं, वो आदमियों से अलग अप्लाई करती है। ये कानून में खुद सीआरपीसी में प्रोवाइडेड है कि अगर आप बच्चे हैं या आप औरत हैं, बच्चे मतलब जुवेनाइल नहीं, अगर कम उम्र के हो, पुराने में, तो उसमें आपको बेल आसानी से मिलेगी। वो कंसिडरेशन ही फर्क होते हैं कानून में ही। और जिस तरह से ये बेल ऑर्डर ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि वो 21 हफ्ते प्रेग्नेंट है और जेल में रह चुकी है 2 साल और कोविड का जमाना है, ये इसी ग्राउंड, जिसको हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कहते हैं, चाहे चार्ज जितना भी संगीन हो इस समय, आप उस ग्राउंड पे तो उनको रिहा कर ही सकते थे। बेल ही मांग रहे हैं हम, कोई उसमें अक्विटल तो नहीं मांग रहे थे, उनसे बेल मांग रहे थे। और ये सारे ग्राउंड्स
अवेलेबल थे जिसको जज साहब को उसको कंसिडर करना चाहिए था। दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि उनके वकील ने यह भी बताया कि उनको पॉलीसिस्टरी ओवेरियन सिंड्रोम भी है, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि उनका बच्चा गिर जाए, मिसकैरेज हो जाए। ये भी खतरा है, यानी कि एक आम गर्भवती महिला जिसको एक बीमारी नहीं है उसके मुकाबले अगर देखा जाए, और जिन खतरनाक हालात में जेल के हालात हमें पता है, हमसे छिपे नहीं है, तिहाड़ जेल में खासकर वो है, और इसके अलावा उन्हें यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की भी शिकायत, यानी दोनों चीजें जो एक गर्भवती महिला, जो एक आम महिला है, उससे कहीं ज्यादा वल्नरेबल होती है स्वास्थ्य के हिसाब से भी देखें। हमारे इर्द गिर्द महिलाएं हैं, और हम जानते हैं कि किस तरह से एक गर्भवती महिला की जो मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, और ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, लेकिन ऐसे में भी कोई रहम ना दिखाना, कोई कृपा, कोई करुणा ना होना, और इसको इससे भी कंपेयर किया जा रहा है कि एक गर्भवती हथिनी के मारे जाने पर भारतीय समाज खड़े होके दिखा रहा है, अपना एहसास दिखा रहा है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसी के मुकाबले एक महिला के लिए वो एहसास नहीं है, वो एक्सप्रेशन नहीं है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये व्यापक समाज के लिए भी सवाल है। मतलब सरकार, पुलिस, न्यायालय, अदालत की बात तो हमने की है, लेकिन मुझे लगता है कि द एब्सेंस ऑफ आउटरीच, मतलब ये हम सब का सवाल है। हम अमेरिका में देख रहे हैं कि एक वक्त होना चाहिए जहाँ पे जब हम समझते हैं कि इंतहा, नाइंसाफ़ी के इंतहा के दूसरे पार पे हम जा रहे हैं, तो हम भारत के लोग अगर अपने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा नहीं के लिए नहीं खड़े होंगे, तो ये संविधान हम सब के लिए खत्म हो जाएगा। आज हम सोच रहे हैं कि वो जो नौजवान महिला हैं जो गर्भवती हैं, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी पत्नी जैसी नहीं है, लेकिन जब हम उनके हकों की रक्षा नहीं करते, और रहम की बात आपने कही, मुझे लगता है कि रहम से बढ़ के हक की बात है। और अगर हम जिस हक के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, इतने सालों से वो हक छिनते जा रहे हैं, आज इस हालत में हैं कि मैं मानता हूं कि ऐसा लग रहा है कि खास करके अगर आप एक पर्टिकुलर रिलीजियस आइडेंटिटी के हैं आज के हिंदुस्तान में, ऐसा, और या फिर आपके लेफ्ट या लिबरल विचारधारा है, आपके कोई हक ही नहीं बचे, आप कहाँ जाएंगे? लेकिन सिद्धार्थ जी, जैसे पहली नजर में इस पूरे मामले को आप देखते हैं कि सीए एनआरसी से जुड़े हुए जो लोग रहे, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया या उसको एक तरह से जुर्म के तौर पर वक्त में देखा जाए, तो उन्हीं से जुड़े हुए लोगों को सीधे दिल्ली दंगों से जोड़कर देखना, इसको आप कानून के नजरिए से कैसे? कानून का नजरिया तो इसमें, अगर कानून का नजरिया अगर यूएपीए से संबंधित देखें तो बिल्कुल ये बनता नहीं है। यूएपीए के तहत आपको याद होगा करीब 6-7-8 साल पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन के प्रोटेस्ट हो रहे थे पूरे दिल्ली में, और काफी जोर शोर से हो रहे थे प्रोटेस्ट। अगर उस समय यूएपीए लगा दिया जाता, जितने लोग अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों के ऊपर अगर लगा दिया जाता, वो भी तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो और क्या कर रहे थे, मगर उस समय की सरकार ने तो यूएपीए नहीं लगाया उनके ऊपर। ये सरकार ने प्रोटेस्ट, किस बात का प्रोटेस्ट है? प्रोटेस्ट है कि ये कानून जो आया है, आपने बनाया है, ये कानून हम इससे राजी नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, हम इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। भाई अगर हम इस देश के सिटीजन है, हमारा हक बनता है प्रोटेस्ट करने का। इसमें यूएपीए कहां से आ गया है? हम तो यहीं के हैं भाई, हम सब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा मतलब कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनके ऊपर यूएपीए कहां से लग सकता है? यूएपीए तो बहुत ही कम और संगीन जुर्मों के लिए है, ये सब जुर्मों के लिए नहीं है कि जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर आप यूएपीए लगा दीजिए। कल को आप एक और कानून लाएंगे जो कहेगा कि इंसान के एक घर के अलावा हर घर में 25 लोग रहेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, आप यूएपीए लगा देंगे उसके ऊपर। चाहे जितना बेवकूफी का कानून आता जाएगा, हम प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते, उसमें हम यूएपीए लगाते जाएंगे। आप यूएपीए इसलिए लगता है कि उसमें 180 दिन का रिमांड पीरियड है, वो 6 महीने तक जेल में रहेगी और बेल मिलने की संभावना बहुत कम है, इसीलिए डराने के लिए यूएपीए लगाया जाता है। क्या हर्षवर्धन जी, ऐसे में जबकि एक प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि ये भी हम आरोप लगाना मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि सरकार ये नहीं कह रही है कि आपको इसलिए पनिश
किया जा रहा है कि आपने CAA NRC प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, आपको सीधे सीधे जो है वो दिल्ली दंगों से कनेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में ये बात, तो इसको कैसे समझा जाए? क्योंकि जब ये सरकार या आरोप ये नहीं है कि आपने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, कानूनी रूप से ये एक अपराध हो भी नहीं सकता, लेकिन जिस तरह से कनेक्शन दिख रहा है, इसको आप कैसे समझते हैं? देखिए, एक उदाहरण के रूप में दूसरा FIR की चार्जशीट की बात मैं करता हूँ। अंकित शर्मा जो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, जिनकी बहुत बेरहमी से हत्या हुई इस दंगों के दौरान, उनका जो चार्जशीट निकला, उस चार्जशीट में उन्होंने कहाँ से शुरू किया था? जामिया से। जामिया में जो नौजवानों का आंदोलन था, वहाँ से दिल्ली के दंगों का चार्जशीट उन्होंने शुरू किया। और उसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 3 लोग आए जिन्होंने भाषण दिए, जिसमें नौजवानों को, स्टूडेंट को, और उनमें से एक का नाम मेरा भी था। और उन्होंने कहा कि हर्षमंदर, चंद्रशेखर आज़ाद और शर्जील इमाम ने जो भाषण दिया, और हर्षमंदर का उन्होंने कहा कि विद द फसाड ऑफ पीस, मतलब वो बोल रहे थे शांति की बात, पर असली तौर पे वो हेट स्पीच था। और उस हेट स्पीच से भड़क के और उन्हें फिर कूद के, जामिया के प्रोटेस्ट से कूद करके वो दिल्ली के दंगों में पहुंचे। बीच में कपिल मिश्रा ने जो किया, अनुराग ठाकुर ने जो कहा, वो सब गायब इस कहानी में। और कहानी वहां से शुरू हो जाती है कि दंगे हुए, और ये दंगे कराए गए इस कानून के विरोध के लोगों द्वारा। तो ये कोई एक, दिस नॉट अ स्ट्रे इंसिडेंट, दिस इज अ होल स्टोरी जो वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक माइथोलॉजी, मतलब एक बिल्कुल, मैं तो माइथोलॉजी कहता हूँ, क्योंकि एक बिल्कुल मन घड़त कहानी, जैसे फिल्मों की कहानी होती है, उस तरह की कहानी उन्होंने अपने हिसाब से, उन्होंने खलनायकों को चुना है, अपने हिसाब से नायकों को चुना है, अपने हिसाब से क्या देश के पक्ष में है और क्या देश के विरोध में है, ये सब सरकार और पुलिस तय कर रही है। और एक कहानी बता रही है जिसमें सीधे तरीके से इस प्रोटेस्ट, जो एंटी CAA प्रोटेस्ट से इस पूरे हिंसा को जोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या एक तरह से सिद्धार्थ जी, ये मजाक जो आतंकवाद की लड़ाई है, बहुत ही संगीन और गंभीर लड़ाई है, क्या उस लड़ाई का भी मजाक नहीं है? अपने देश के यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र जो अपने नागरिक अधिकारों के लिए, अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, अपने देश में लोकतांत्रिक देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह से सजा दी जा रही है। ये दोनों कनेक्ट, इसे मिस करना असंभव है। क्योंकि NRC प्रोटेस्ट के दौरान जो भागीदारी को दिल्ली दंगों के मामले में उन्हें नामित करना, क्या दोनों का कनेक्शन है भी आप देखें? नहीं, वो बात तो सही है, पर देखिए सरकार तो वही करेगी जो सरकार को बेस्ट सूट करता है, अब सब चीज अपने हित में करने के लिए। जिस मैंडेट पे वो इलेक्ट होके आए हैं, वो हर सरकार करती है। ये नहीं कि कोई भी, यही सरकार है, सारी सरकार 75 इंदिरा गांधी के समय से जो सरकार आप ले लीजिए वो करते हैं। ये बात आपकी जाहिर है, जरूर है कि अगर UAPA का लगाना, अगर आप इन सब चीजों पे UAPA लगा देंगे, तो जब आतंकवादी हिंसे होंगे, जब ये मांग होगी हिंदुस्तान में कि जैसे पंजाब में इंसर्जेंसी थी कि हमें यहां से अलग कर दीजिए, हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तब आप कौन सा प्रोविजन लगाएंगे उनके ऊपर? वो तो कहेंगे कि ये तो दंगों के छोड़िए, प्रोटेस्ट करने के लिए, हम एक लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए आपने UAPA लगाया, हमने उससे बहुत ज्यादा कर लिया, आप कौन सा लॉ हमारे ऊपर लगा देंगे? ये तो आपने बच्चों पे लगा दी है। हम तो बहुत बड़े आतंकवाद हैं, हमारे ऊपर लगाइए जो लॉ लगाना, ये वही लॉ है जो बच्चों पे लगाया गया, क्या फर्क पड़ता है? दो महत्वपूर्ण सवाल। पहली बात तो जो भारत में नागरिक अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनको लेकर उनका भविष्य क्या है? अगर इस तरह से जो युवक युवती हैं, जो छात्र हैं, अगर उनको इस तरह से पनिश किया जाएगा, तो क्या भारत में जो भविष्य है नागरिक अधिकारों का, सिविल लिबर्टीज का, उनका भविष्य क्या होगा? क्या जो दूसरे प्रोटेस्ट होंगे, पहले भी होते रहे हैं, चाहे वो जाटों का प्रोटेस्ट रहा हो, चाहे वो हमने गुजरात में हमने पटेलों का प्रोटेस्ट देखा हो, इसके अलावा भी हमने प्रोटेस्ट देखे, क्या इस प्रोटेस्ट को एक नजीर बना के दूसरों को भी दबाया जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ प्रोटेस्ट, द राइट टू डिसेंट, मतलब सरकार से असहमत होने का हक, शांतिपूर्ण तरीके से असहमत होने का हक, हमारे बुनियादी हकों के
में बहुत अहम जगह रखती है। और उससे भी बढ़ के मैं समझता हूँ कि नौजवान जो हमारे छात्र हैं, नौजवान हैं, आप पूरी दुनिया के इतिहास देखेंगे कि जब एक बेहतर समाज की ओर देश बढ़े हैं, बहुत बार नौजवान उसके नेतृत्व में हैं, क्योंकि उस उम्र में उनमें एक जज्बा होती है, एक जोश होता है, एक साहस होती है सच्चाई के लिए, न्याय के लिए लड़ने की। तो और नौजवान गलत भी हो सकते हैं, गलत होने का भी तो हक उस उम्र में होना चाहिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं जब कॉलेज में था, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था, तो सब वामपंथी थे। आज मैं देख रहा हूँ मेरे ही दोस्त में बहुत कम वामपंथी रहे, लेकिन हम वामपंथी थे उस वक्त, उनकी एक विचारधारा थी, उनका एक हक था कि वो बाकी समाज को कहें कि क्या सही है क्या गलत है। इसका प्रभाव ये है कि नौजवान को हम कह रहे हैं कि आपको बस अमीर होना, अपने रोजगार के बारे में और कंजम्पशन करने के लिए, उसके अलावा आप मॉल्स में जाइए, नेटफ्लिक्स को देखिए, अपनी जिंदगी, अपनी खूबसूरती को देखिए, और बेहतर समाज में आपकी कोई भूमिका अगर रहे तो बहुत खतरनाक है। और मैं समझता हूँ ये देश एक बेहतर देश, एक ज्यादा इंसानियत पर आधारित देश, एक ज्यादा समानता पर आधारित देश की ओर हम, ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे अगर नौजवानों के दिलों में ये साहस नहीं, ये जगह नहीं रहेगी कि वो हमें कह सकें कि आप गलत हैं। लेकिन इसमें जो जजों का और अदालतों का रोल है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जो जिस तरह से बनाई गई है कोई अपराध भी नहीं है हमारे ये एक लोकतांत्रिक देश में जो तानाशाही प्रवृत्तियां नजर आ रही हैं, पार्टियां अपने हिसाब से काम, सरकारें अपने हिसाब से काम कर रही हैं, अदालत की जिम्मेदारी है, जो वकीलों की, जजों की, अदालतों की जो डेमोक्रेटिक की जिम्मेदारी है, लोकतंत्र का इतना है, उसको क्या अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए देखिए, ये आज की बात नहीं है, ये बात हमारे पूरे इंडिपेंडेंस से चली आ रही है। हमने थोड़ा थोड़ा क्राइम के नाम पे, जो हमारी जो अंग्रेजी में आर्टिकल 21 में जो पर्सनल लिबर्टी कहते थे, हमने थोड़ा थोड़ा वो अलाउ कर दिया, उसमें सरकार का इंक्रोचमेंट करना। और वो इंक्रोचमेंट ओवर द लास्ट, मतलब 60 साल 70 साल से हमारे कोर्टों ने वो इंक्रोचमेंट अपहोल्ड करते गए, हम लोग लड़ते गए, सिवाय 70 और 80 के दशक को छोड़ के, जब सुप्रीम कोर्ट बहुत ही प्रो लिबर्टी था, प्रो इसमें जो जजमेंट्स दिए गए वो थे मतलब सिटीजन के फेवर में। मगर उसके बाद से हमने अलाउ कर दिया। अब टाडा जब आया 87 में, टाडा ने जो किया कि आपका कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को एडमिसिबल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ही ने तो उसको अपहोल्ड किया ना जब वो चैलेंज हुआ। तो ये अभी की बात नहीं है, आप इसको एकदम अभी के समय मत देखिए, ये समय से चला आ रहा है हमारे। ये अगर आप स्टडी करेंगे कोर्टों में, ये कोर्ट अपहोल्ड करते जाते हैं। जब जब ऐसी हिंसा होती है, उस समय पंजाब में टेररिज्म है इसलिए हम ये अपहोल्ड कर रहे हैं, ये लॉ जरूरी है। यूएपीए जब बना 1967 में जब बना, तो ये इसीलिए बना कि अगर ये कोई डिमांड हो इंडिया में सिसेशन की, उससे डील करने के लिए बना। भाई नॉर्थ ईस्ट में कुछ डिमांड्स थी, साउथ में कुछ डिमांड्स थी, चाइना का क्लेम था हमारी टेरिटरी वगैरह पे, ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कह रही थी कि हाँ चाइना का क्लेम सही है, तो और कुछ ऑर्गेनाइजेशन साउथ में थी जो कह रही थी हमें हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना। तब ये लॉ बना था एक कमिटी बैठने के बाद, यूएपी का। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने का मतलब है कि सरकार हमेशा के लिए, आपने टाडा को रिपील कर दिया, कोटा को रिपील कर दिया, बट बैकडोर से टेररिस्ट ऑफेंसेस आप यूएपीए में ले आए 2004 में कांग्रेस सरकार में। ये आज की बात नहीं है। 2008 में मुंबई में अटैक हुआ, आपने उसको और स्ट्रिक्ट कर दिया यूएपीए को, और प्रोविजंस ले आया उसमें, और 2013 में फिर और अमेंड किया, और 19 में तब आपको पता ही है कि एक इंडिविजुअल भी टेररिस्ट डिक्लेयर हो सकता है, सरकार उसको डिक्लेयर कर दे कि ये इंसान टेररिस्ट है, उनकी सारी संपत्ति वगैरह जब्त हो सकती है क्या उस डिक्लेरेशन के बेसिस पे। इसको आज के दिन से मत देखिए, ये हमारी ये डेमोक्रेसी में ये चलता आ रहा है। हमारे जो राइट्स हैं एज सिटीजन, ये इनको इंक्रोच किया जा रहा है।
और ये इंक्रोच करते करते इस तरह पहुंच गए हैं कि अब बिल्कुल जैसे कि इंसान को घुटन है कि हमारे पास और कुछ हम कर ही नहीं सकते इस देश में, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आपने अन्ना हजारे मूवमेंट में कैसे इतना प्रोटेस्ट करवा दिया, तब तो आप किसी ने यूएपी नहीं था, जैसे मैंने कहा। कोई और अगर कल को आप तमिलनाडु में हिंदी इम्पोजिशन करते हैं और वो प्रोटेस्ट करते हैं, क्या आप यूएपीए लगा देंगे वहां पे जो जो प्रोटेस्ट करते हैं? ये सिलेक्टिवली इन सब चीजों के लिए नहीं, जहां पे इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया अगर डाउट में उसके खिलाफ अगर होता है कुछ, तब यूएपीए आएगा। वो सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी बेहतर एक बराबरी के समाज का जो एक सपना, जो एजुकेशन, जो शिक्षा हमें सिखाती है कि हम अपनी जो खुदगर्जियां हैं, जो अपने स्वार्थ हैं, उनसे बाहर निकलकर एक बेहतर व्यापक समाज के बारे में सोचें, जो इंसाफ पसंद हो, जो बराबरी का समाज हो। आखिरी सवाल हर्षवर्धन जी की यूएपीए का मैं जिक्र करना चाहती हूँ कि बहुत ही गंभीर जो आतंकवाद से लड़ाई है, जो पिछले न जाने कितने सालों से दुनिया भी लड़ रही है, भारत भी लड़ रहा है, लेकिन अपने ही देश के छात्रों पर, अपने ही नागरिकों पर जो यूनिवर्सिटी तक गए पढ़ने के लिए, उनके ऊपर जो नागरिक अधिकारों की उन्होंने बात उठाई, उन पर ये लगाना कहीं ना कहीं आतंकवाद के प्रति जो लड़ाई है उसको भी हल्का कर देना है। देखिए, हम दूसरे देशों की कहानी सुनते हैं, मतलब जब एंटी वियतनाम जो पूरा आंदोलन चला था अमेरिका में, नौजवानों व्हाइट हाउस के ऊपर कूद रहे थे। मतलब एक नौजवान होने में आपका हक है कि आप अपना आक्रोश दिखाएं, अपना विरोध दिखाएं। ये जो एक बेसिक हक है, उसको ना सिर्फ रोकना बल्कि यूएपीए टेररिज्म के बराबर का अपराध उसको मानना, मतलब ये तो मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ सभी हदों पार करने वाली बात है। पिंजरा तोड़ जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, नौजवान महिलाएं हैं जो जेएनयू से पढ़ रही हैं, पढ़ के निकली हैं, पिंजरा तोड़ उन्होंने एक फेमिनिस्ट आंदोलन शुरू किया। हम अब उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, उनको आप टेररिस्ट के हैसियत में डालेंगे। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने मतलब खुल के कहा कि गोली मारो सालों को और भीड़ को भड़काया, वो लोग हमें रोज टीवी में आके हमें समझाइश दे रहे हैं मंत्री के हैसियत में। मतलब ये कैसा देश है हमारा, किस मोड़ पे हम पहुंचे। लेकिन सिद्धार्थ जी, आपको मालूम है कि जो न्यूज चैनल्स हैं, जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट न्यूज चैनल्स हैं, बाकायदा वो सरकार के नुमाइंदों को बिठाकर आरोप लगा रहे हैं उन लोगों पर जो ब्लैक लाइव्स मैटर में एक पैरेलल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर ब्लैक्स के साथ, यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ या दलितों के साथ जो जाति होती है, दो पैसे की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम वो लोग जो इनकी बात कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक लोकतांत्रिक देश में एक प्रोटेस्ट माहौल बनाने की भी कोशिश है। मेरा आपसे ये है कि ये पूरा इन छात्रों पर जो इस तरह से की भावना के तहत जो एक कार्रवाई चल रही है, ऑन रिकॉर्ड चौथा छात्र ऐसे चौथा लोग ऐसे के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं यूएसए के, जिनका ताल्लुक, जिनका संबंध के एनआरसी से है। तो इस पूरी कड़ी को अगर हम देखें, लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ ये महिला है जो गर्भवती है, दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, और उसके बावजूद भी उनको बेल दी गई हेल्थ ग्राउंड। क्या ये दोनों पैटर्न है? नहीं, देखिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये सियासी है, ये सियासी, इस पे ये सियासत में चलता आता है। जो रिगार्डलेस ऑफ, मतलब जो भी पार्टी रहेगी, वो जो कानून बने हैं वो इस्तेमाल करेगी अपने खिलाफ, जो भी इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको दबाने की। ये कोई नई बात नहीं है। अब साध्वी प्रज्ञा ने ही एनआईए का एक्ट 2012 में बंबई में हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, साध्वी प्रज्ञा ने, कि एनआईए का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल है, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया, नहीं, एनआईए एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, 2012 का ये है। और अब आप देखिए कि हम 2020 में हैं, वो सियासत में है और बाकी लोग दूसरे हैं, तो अब वही चीज औरों के लिए खिलाफ करिए। तो ये हमको उस हिसाब से देखना है कि ये तो सियासत, उनकी पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, पर जुडिशरी को तो एक ही चीज से चलना चाहिए ना, एक ही सीधी लाइन पे।
कानून तो जो इंटरप्रिटेशन है वो सेम होना चाहिए। जुडिशरी को कहना चाहिए भाई ये सब चीजें यूएपीए में नहीं आ सकती हैं। ये लोग छात्र हैं, छात्रों को इन सब चीजों से, ये लोग सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कभी कभी प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाते हैं, किस वजह से? पुलिस से प्रोवोकेशन हो, कुछ घुसपैठी लोग घुस जाते हैं, उस वजह से प्रोवोक करते हो जाते हैं जानबूझ के। पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसमें यूएपीए इन्वोक कर देंगे इतना स्ट्रिंजेंट। वही एक है जो आतंकवादी से डील करता है, एक एक्ट जो हमारे कंट्री में है, और आप अपने छात्रों पे ये एक्ट लगा रहे हैं। तो ये बात आपकी सही है। ये विडंबना साफ देखी जाती है। और कह रहे कांग्रेस पार्टी के जो गुनाह थे यूएपीए को इस हालत में पहुंचाने के लिए 2000 आम आदमी पार्टी बिल्कुल खामोश। शहर प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली शहर प्रोटेस्ट हुआ, दंगे हुए, दिल्ली शहर में ही जेएनयू में पूरा हंगामा हुआ, लेकिन प्रोटेस्ट पे ही आधारित रही, हुई पार्टी रही, बिल्कुल खामोश है। आप सवाल आपसे, अब सबका जर्जर क्या ये रास्ता कहाँ जाता है? हाई कोर्ट जाएंगे, उनके वकील लोग तो हाई कोर्ट जाएंगे, यूएपी में और कोई चॉइस नहीं है। हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो जाएगी बेल उनकी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब मामला गंभीर है, मामला मतलब अभी जिसको कहते हैं गरम है। अब वो जितनी बहस होगी, जितनी वकील की काबिलियत होगी, दूसरी साइड से स्टेट की जितना ऑपोजिशन होगा, बट ये ग्राउंड की वो 21 हफ्ते प्रेग्नेंट है और लेडी है, और ट्रायल कोर्ट की ये फाइंडिंग है कि उनके अपने से कुछ नहीं उन्होंने किया, बट कि चिंगारी लगा दी और उससे आग लग गई तो आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। इससे उनका केस मेरे ख्याल से इस जजमेंट के बाद तो हाईकोर्ट में सस्टेन होना इसका मुश्किल है। बट मैं उसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, वो डिपेंड करेगा कितनी कैसी बहस हो वहां पे और क्या कंसिडरेशंस हो उस समय तक। तो इस अब वो वहीं जहाँ पे हाई कोर्ट होगा, और अल्टीमेटली मेरे ख्याल से शायद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है अगर हाई कोर्ट ही में ना हुआ हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्षमंत जी इस बातचीत के लिए। जाहिर है जिस तरह से आपने बातचीत की शुरुआत की कि जो अंधेरा था, ऐसा लगता है कि ये अंधेरा और घना हो गया है इस बेल डिनायल के बाद, जो पूरा माहौल बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।